नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार इतिहास के पीछे लठ लेकर पड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विधायक, सांसद और मंत्री तक इतिहास की टांग तोड़ने का कोई मौका नहीं चूकते। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम सभाओं में सिकंदर को बिहार तक ले आए थे और अब लोकसभा में उनकी ही एक सांसद ने पोरस के सामने सिकंदर से माफी तक मंगवा दी है। इस तरह की बेसिर पैर की चीजें सिर्फ बीजेपी के नेताओं के भाषणों, बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि एनसीईआरटी की किताबों तक में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। विकृत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। ऐसी बातें किताबों में लिख दी गई हैं कि आने वाले कल में जो विद्यार्थी इन किताबों को पढ़कर आगे आएंगे, उनके जहन में सिर्फ गलत इतिहास दर्ज रहेगा। ताज़ा मामला है, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद का सिकंदर और पोरस के बीच हुए युद्ध को लेकर अतिशयोक्तिपूर्ण और पूरी तरह निराधार भाषण। सांसद का नाम है कमलजीत सहरावत। देश की राजधानी दिल्ली से पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से जीतकर वे लोकसभा में पहुंची हैं। इससे पहले वे दिल्ली नगर निगम में महापौर भी रह चुकी है और उन्होंने कल जब संसद में, लोकसभा में अपना भाषण दिया तो पूरे देश की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि कमलजीत सहरावत का दावा है कि विश्व विजेता सिकंदर महान को पोरस ने, भारतीय राजा पोरस ने 18 बार युद्ध में हराया था। वे यही नहीं रुकी, इसके आगे कमलजीत सहरावत का दावा है कि सिकंदर ने पोरस से माफ़ी मांगी थी और पोरस ने सिकंदर को माफ़ कर दिया था। आइए पहले कमलजीत सहरावत, भारतीय जनता पार्टी की सांसद का लोकसभा में दिया गया ये भाषण सुन लीजिए, फिर सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध की हकीकत बताएं। पोरस ने सिकंदर को 18 बार हराया, सिकंदर ने माफी मांगी और पोरस ने उसे माफ कर दिया। तो कमलजीत सहरावत भारत और भारतीयों के पराक्रम, शौर्य की गाथा सुनाते सुनाते इतना आगे निकल गई कि उन्होंने पोरस के हाथों सिकंदर महान को 18 बार युद्ध में पराजित बता दिया। उनका दावा यह भी है कि बार बार युद्ध हारने के बाद सिकंदर ने पोरस से माफ़ी मांगी थी और पोरस ने सिकंदर को माफ़ कर दिया था। तो आइए पहले ऐतिहासिक तथ्यों पर गौर कर लें कि क्या कमलजीत सहरावत का दावा सही है। तो सबसे पहला जवाब तो ये है कि कमलजीत सहरावत एक ऐसा बयान दे रही हैं जो इतिहास में सिरे से खारिज है। यहाँ तक कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भी, आईटी सेल में भी शायद ही कहीं इस बात का जिक्र हो कि पोरस ने सिकंदर को हराया था, और वो भी 1-2 बार नहीं, 18 बार विश्व विजेता सिकंदर महान को भारतीय राजा पोरस ने पराजित किया था। लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा है उससे हकीकत बिल्कुल उलट है। सिकंदर ग्रीस के मैसिडोनिया का राजा था। ईसा पूर्व 326 ईस्वी में, आप कल्पना कर सकते हैं, ईसा के पश्चात की ये 21वीं सदी चल रही है। ईसा पूर्व 326 में सिकंदर विश्व विजय के लिए निकला था। उसके बाद वो ईरान होते हुए काबुल के रास्ते भारत की सीमा तक पहुंचा। उस वक्त जितने भारतीय राजे रजवाड़े थे, ज़्यादातर ने काबुल और उसके आगे तक सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तक्षशिला के राजा आम्भी ने भी सिकंदर से हाथ मिला लिया था, क्योंकि उसकी स्पर्धा पोरस के साथ चल रही थी। इसलिए जब सिकंदर आगे बढ़ा तो आम्भी ने
उसका स्वागत सत्कार किया। तक्षशिला में 2 महीने ठहरने के बाद सिकंदर ने पोरस की तरफ बढ़ना शुरू किया। पोरस को उसने अधीनता स्वीकार करने का संदेश भेजा। उसका साम्राज्य पंजाब में झेलम और चिनाब के बीच में फैला हुआ था। उसके राज्य को पुरुवास भी कहा जाता है। पोरस एक स्वाभिमानी राजा था, इसलिए उसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार नहीं की, बल्कि युद्ध में उसका सामना करने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद सिकंदर की सेनाओं ने झेलम नदी के उस पार मोर्चा संभाल लिया। झेलम के इस पार पोरस की सेना डटी हुई थी। दोनों तरफ हजारों सैनिकों के अलावा हाथियों का बल और पोरस की सेना में रथ भी थे। उसके बाद युद्ध में जो हुआ वो इतिहास में दर्ज है। और जब सिकंदर की सेनाएं झेलम के इस पार आ गईं, दोनों सेनाओं के बीच में भीषण युद्ध हुआ, लेकिन बरसात के कारण पोरस की सेनाओं के रथ कीचड़ में फंस गए। इसके अलावा सिकंदर की सेनाओं ने पोरस के हाथियों पर उनकी आंखों पर लक्ष्य करके तीर चलाना शुरू कर दिए। उन पर भाले से वार किए, जिसके चलते पोरस की सेना के हाथी उलट पड़े। वापसी में उन्होंने अपने ही सैनिकों को रौंद दिया और अंत में पोरस की पराजय हुई। इसके अलावा इतिहास में सिकंदर और पोरस का कभी कोई सामना नहीं हुआ। उन दोनों के बीच में कभी कोई युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि सिकंदर इस लड़ाई के बाद वापस लौट गया था। दरअसल में हुआ ये था कि झेलम के संग्राम में पराजित होने के बाद पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया। ऐसा कहा जाता है कि जब सिकंदर ने उससे पूछा कि आपके साथ क्या बर्ताव किया जाए, तो पोरस ने कहा, जैसा व्यवहार, जैसा सुलूक एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर ने पोरस के साथ वैसा ही सम्मानजनक व्यवहार किया और उन्हें उनका राजपाट तक वापस दे दिया। पंजाब की सूबेदारी सौंपकर सिकंदर वापस मैसिडोनिया की तरफ रवाना हो गया। उसके वापस होने के पीछे भी एक महत्वपूर्ण कारण है। कारण यह है कि लगातार वर्षों से, महीनों से युद्धरत उसके सैनिक थक चुके थे। झेलम की लड़ाई के बाद पोरस की सेना के एक पुराने सैनिक ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उसने एक ओजस्वी भाषण दिया और सिकंदर से कहा कि अब वापस लौट चलें, जबकि सिकंदर उसके आगे गंगा तक आना चाहता था। अंततः सिकंदर को अपने सैनिकों की बात माननी पड़ी और वो झेलम से वापस लौट पड़ा। सिकंदर की मृत्यु मैसिडोनिया पहुंचने से पहले बेबीलोन में हो गई। तो इस तरह से बीजेपी की सांसद कमलजीत सहरावत का ये दावा कि पोरस ने सिकंदर को 18 बार पराजित किया था और सिकंदर ने उससे माफ़ी मांगी थी, एकदम चंडू खाने की खबर है। बेसिर पैर का इतिहास है जिसका कोई सिरा नहीं है। यहाँ तक कि सिकंदर की जीवनी लिखने वाले एक से एक महान इतिहासकारों ने भी झेलम के संग्राम का ही उल्लेख किया है। प्लूटार्क, कर्टियस, फ्रीमैन जैसे सिकंदर के जीवनीकारों ने उसकी महानता का वर्णन किया है और इन सब ने झेलम के संग्राम में पोरस की पराजय के बाद सिकंदर द्वारा पोरस को उसका राज्य वापस देने का भी उल्लेख किया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह बेसिर पैर का विकृत इतिहास परोस रहे हैं और ये कोशिशें सिर्फ आम सभाओं में नेताओं के भाषणों तक सीमित नहीं है। लोकसभा में दिए गए भाषणों के अलावा भी सरकार अब आने वाले कल के विद्यार्थियों को भी विकृत इतिहास पढ़ाने जा रही है। एनसीईआरटी की इस साल जो नई किताबें आई हैं, उनमें 8वीं कक्षा की इतिहास की किताबों में कई ऐसे अध्याय शामिल कर दिए गए हैं, कई ऐसे दावे शामिल किए गए हैं जो ऐतिहासिक रूप से पूरी तरह गलत हैं, निराधार हैं। ऐसा ही एक मानचित्र
NCERT की किताब में छपा है। इतिहास की इस किताब में जो मानचित्र प्रकाशित हुआ है उसमें पेशावर अटक से लेकर कटक तक के पूरे भूभाग को भगवा रंग में रंगा हुआ दिखाया गया है। उस पर लिखा है मराठा एम्पायर। अब इस नक्शे की हकीकत भी जान लीजिए। ये नक्शा भी पूरी तरह भ्रामक है। मराठा साम्राज्य कभी भी उत्तर भारत में और पेशावर तक नहीं रहा। पेशवा के समय और उससे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के समय भी मराठों ने कभी भी यमुना नदी के उस पार शासन नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर पेशवाओं के दौर में और पेशवाओं के अधीन मराठा क्षत्रपों के शासनकाल में भी ये पूरा क्षेत्र उत्तर भारत दिल्ली मराठों के अधीन नहीं रहा। ये राजपूताना के साथ मराठों का संघर्ष चलता रहता था। असल में मराठे चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के लिए राजपूताने पर चढ़ाई करते थे। तब राजपूत राजाओं ने टैक्स देना यानी चौथ और सरदेशमुखी देना मंजूर किया था, लेकिन इसके बावजूद मराठों की सत्ता वहां पर कायम नहीं रही थी। महादजी सिंधिया के समय जरूर एक बार दिल्ली में सिंधियाओं का और मराठों का इतना प्रभाव हो गया था कि वे शाह आलम को 2 बार गद्दी में दोबारा बिठाने में कामयाब हुए थे। शाह आलम जिस वक्त दिल्ली में बादशाह बना बैठा था तो उसके वजीर अफरासियाब खान ने उसे बुरी तरह परेशान कर रखा था। तब शाह आलम ने द ग्रेट मराठा महादजी सिंधिया से मदद मांगी थी। महादजी सिंधिया ने दिल्ली पहुंचकर अफरासियाब खां का सफाया किया और शाह आलम को दोबारा गद्दी पर बिठाया। शाह आलम ने महादजी सिंधिया को तमाम पदवियां देकर नवाजा था। 2-3 साल बाद एक बार फिर ऐसी नौबत आई कि रोहिल्ला सरदार गुलाम कादर ने शाह आलम को बंदी बना लिया, उसकी आंखें निकाल ली और खुद गद्दी पर बैठ गया। तब एक बार फिर महादजी सिंधिया दिल्ली पहुंचे और शाह आलम की मदद की। गुलाम कादिर को गिरफ्तार करके उसे फांसी पर चढ़ा दिया, उसकी हत्या कर दी गई। इस दफ़ा फिर से शाह आलम ने महादजी सिंधिया को वकील उल मुतलक और आलीजा बहादुर जैसी उपाधियां दी। इसके अलावा महादजी ने पेशवा के लिए भी उपाधियां स्वीकार की, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली के तख्त पर मराठों का शासन कभी नहीं रहा। लेकिन अब NCERT की किताबों में पूरे उत्तर भारत, राजपूताना, दिल्ली, पेशावर, अटक से कटक तक मराठा साम्राज्य पढ़ाया बताया जाएगा। इस तरह अगर इतिहास को विकृत करने का यही सिलसिला जारी रहा तो आने वाले कल में नई पीढ़ी एक ऐसा इतिहास पढ़ेगी जो पूरी तरह बेबुनियाद होगा, बेसिर पैर का होगा, निराधार होगा। और चलते चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण भी याद दिला देते हैं जिसमें उन्होंने दावा किया था कि सिकंदर को बिहार के लोगों ने मार भगाया था। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले बिहार में एक आम सभा में नरेंद्र मोदी ने यह दावा किया था कि बिहार के लोग इतने पराक्रमी हैं कि उन्होंने सिकंदर जैसे विश्व विजेता को हराकर वापस भेज दिया था। जबकि सच्चाई ये है कि सिकंदर बिहार तक कभी नहीं आया था। सिकंदर झेलम के संग्राम के बाद वापस लौट गया था, लेकिन प्रधानमंत्री जैसी कुर्सी पर बैठे व्यक्ति से लेकर उनकी पार्टी के सांसद लोकसभा तक में झूठा इतिहास बखान रहे हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।